Hello everyone. So today we are going to study the urine formation. Urine formation में क्या होता है? अब यूरिन फॉर्मेशन में किडनी हेल्प करती है. तो किडनी क्या करती है? किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकालती है फ्रॉम दी ब्लड में. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकालती है अलोंग विद द वाटर. मतलब वेस्ट प्रोडक्ट अलोंग विथ वाटर निकालती है, जिसको वो वेस्ट आउट कर देती है, जिसको बोलते हैं यूरिन. अब यूरिन फॉर्मेशन को समझने से पहले व्हाट इज द ग्लोमेरुलस, बर्मन्स कैप्सूल क्या है, पीसीटी क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, ये सब जानना जरूरी है. तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. तो ये जो रेड कलर का देख रहे हो, ये रेड कलर का इज द ग्लोमेरुलस. ठीक है. उसके बाद ये वाला है, ये बर्मन्स कैप्सूल है. बर्मन्स कैप्सूल है. और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द पीसीटी. ठीक है, ये पीसीटी है. और ये जो पार्ट देख रहे हो, ये लूप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले. और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच इज डीसीटी. और ये जो लास्ट का पार्ट है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है. अब इसमें यूरिन फॉर्मेशन में तीन प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन में तीन स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के. सबसे पहला वाला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड है ये फिल्टर आउट होता है. अब ब्लड कैसे फिल्टर आउट होता है? तो ये जो ब्लड है ना, ये तीन ब्लड फिल्टर आउट होता है बाय द फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन. जो फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसमें से ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है. अब ये कैसे फिल्टर आउट होता है? तो उसके लिए यहाँ पर तीन तरीके का फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन, मतलब तीन तरीके के नहीं, तीन लेयर है ऑफ द फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन के. तीन लेयर है. सबसे पहला वाला जो लेयर है जो कि ग्लोमेरुलस, जो कि ये है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर जो कि कैपिलरीज है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है. तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी मेम्ब्रेन. उसके बाद आता है बर्मन्स कैप्सूल, के अंदर प्रेजेंट रहता है बर्मन्स कैप्सूल. यहाँ पर जो बर्मन्स कैप्सूल है इसके अंदर विसरल लेयर होती है, विसरा लेयर प्रेजेंट होती है उसमें. और ये दोनों के बीच में ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये तीनों मिला के एक फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन. अभी आगे चलते हैं सेकेंड स्टेप में. तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है, ये सब फिल्टर आउट नहीं होते. ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो फिल्टर आउट होते हैं. जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वही फिल्टर आउट होते हैं. जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो फिल्टर आउट नहीं होते हैं. तो इसके लिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं. ठीक है. तो प्रोसेस क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो जो बर्मन्स कैप्सूल है, यहाँ से प्लाज्मा आएगा फिल्ट्रेट आउट होके बर्मन्स कैप्सूल में. और फिर बर्मन्स कैप्सूल में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ये सब फिल्टर आउट नहीं होगा. उसके बाद जो सेकेंड स्टेप पे चलते हैं. सेकेंड स्टेप इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पे जाएगी. बट ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ना, ये कोई डिपेंड भी करते हैं डिपेंड करते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है. तो सबसे पहले तो उसका डिपेंडेंस देखेंगे, उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वो देखेंगे. तो इस पे चलते हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ना, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है. सबसे पहले तो रीनल ब्लड फ्लो. इसकी वजह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? जब दोनों किडनी जब
टोटल अमाउंट ऑफ दी कितना अमाउंट ऑफ द यूरिन फॉर्म कर रही है एट पर्टिकुलर टाइम, तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यही होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के कौन कौन से चीजों पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले तो रीनल ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एफ्रेन। जब एफ्रेन कंस्ट्रक्शन ऑफ एफ्रेन आर्टेरियोज, एफ्रेन आर्टेरियो से कंस्ट्रक्शन करता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हुआ तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड वाला, थर्ड वाला इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इफरेंट। जब इफरेंट कंस्ट्रक्ट होती है ना, तो यहाँ पर जो जीएफआर है ना ये इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है ये ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो जैसे ही ये बढ़ा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा। ये फोर्थ डिपेंड करता है। फिफ्थ में क्या डिपेंड करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये जो है ये बमन्स कैप्सूल, इन बमन्स कैप्सूल के अंदर, तो ये जो है ना जीएफआर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ये बढ़ गया तो जीएफआर कम हो जाएगा, या तो ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा। और मैं जो इफरेंट आर्टेरियोल्स और एफरेंट वेसल्स बोल रही थी ये क्या होता है, तो ये भी बता देती हूँ। तो ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से दो ब्लड वेसल्स आती है, एक जो अंदर आती है विच वन कम इनसाइड, उसको बोलते हैं एफरेन, ठीक है, और जो बाहर जाती है उसको बोलते हैं ईफरेन। ये कौन सा, ये है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है, समझा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में जो डिपेंड करता है वो फीडबैक मैकेनिज्म, जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें कैसे मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, जैसे कि मेरा जीएफआर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, जीएफआर बढ़ गया जिसकी वजह से जो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन है, NaCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर दिया। कहाँ इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर ये रीनल टिब्यूल के अंदर, रीनल जो टिब्यूल है उधर इंक्रीज कर देते, इसकी वजह से म्यूकोसा डेंसा सेल, म्यूकल डेंसा सेल जो है एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंडिनोसिन रिलीज आउट होता है। एंडिनोसिन क्या करता है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ दी एफरेंट कराता है। एफरेंट का जैसे ही कंस्ट्रक्शन होता है वैसे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ही कम हो जाता है तो जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम हो जाता है। पढ़ते हैं जो सेकेंड टॉपिक मतलब सेकेंड स्टेप है जो कि है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ट्यूबुलर जो रीअब्जॉर्प्शन है इसमें जो हमारा वाटर या तो कोई भी सब्सटेंसेस है, कोई भी जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, एनी सब्सटेंसेस जो है रीनल टिब्यूल से रीनल रीनल टिब्यूल से वापस से हमारे पास जो ब्लड में आते हैं उसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है इसका दो स्टेप में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक तो एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा या तो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा।
एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब देख लेते हैं पहले। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हम लोग को इसमें एनर्जी कौन से फॉर्म में देते हैं हम, एटीपी फॉर्म में। तो एटीपी फॉर्म में हमको एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो सब्सटेंस हमारे ब्लड में वापस आए। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हमारे ब्लड में वापस आए इसको एटीपी देने के बाद। तो जैसे कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है या तो ग्लाइकोजन, ये सब सब्सटेंसेस है, कीटो बॉडीज, कैल्शियम, ये सब जो सब्सटेंसेस है इसको बोलते हैं एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करके हम लोग वापस ले लेते हैं। अब जो सेकेंड होता है वो होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में यहाँ पर जो है ना एटीपी हमको नहीं देना पड़ता है। एटीपी यहाँ नहीं देना पड़ता है, मतलब यहाँ पर जो है नॉर्मली हमारा अब्जॉर्प्शन हो गया, जैसे कि वाटर का अब्जॉर्प्शन हो गया, यूरिया का अब्जॉर्प्शन हो गया, या तो क्लोराइड का अब्जॉर्प्शन नॉर्मली हमारा हो जाता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन से। उसके बाद यहाँ पर जो सेट ऑफ द ऑब्जॉर्प्शन है ना, अभी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर जो है ऑब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी होता है। तो सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन देखेंगे तो पीसीटी में मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन 80% ऑफ द ऑब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। तो पीसीटी में क्या क्या ऑब्जॉर्व होता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो भी मेजर कंपोनेंट है जो हम लोग को रीअब्जॉर्ब करना है वो हो जाता है। उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले में जो सोडियम और क्लोराइड है ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया, और जो क्लोराइड है ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला इज द डीसीटी। तो डीसीटी में क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो डीसीटी में हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड, अगेन सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, वाटर भी यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर ये होता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो है होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है वो देखते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, ये थर्ड स्टेप है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में यहाँ पर जो ब्लड में से सब्सटेंसेस हम लोग रीनल, मतलब यहाँ पे जो ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस आ गए उसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल में डालेंगे, तो जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं या तो ट्यूबुलर सिक्रीशन भी बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पर पीसीटी में होगा, डीसीटी में होगा और कलेक्टिंग लूप ऑफ हेनले में भी होगा, लूप ऑफ हेनले में भी होगा। ठीक है, तो डीसीटी, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में तो सबसे ज्यादा अमोनिया, अमोनिया जो है ये डीसीटी में होता है। उसके बाद यूरिया जो है वो लूप ऑफ हेनले में होता है। और डीसीटी में जैसे कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम उसका सिक्रीशन होता है। तो यही था रीनल यूरिन फॉर्मेशन। दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू।